नरेंद्र मोदी देखें, इंडिया इज ए बिग पावर। G7 समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी पहुंच गए हैं कनाडा। अब पाकिस्तान का भी इसमें आज तक हम बड़ा बैलेंस करते रहे और भारत और कनाडा के इकोनॉमिक रिलेशन का बहुत महत्वपूर्ण है। हम हर वक्त अपने आप को, इस खित्ते को फॉर मैनी रीजन, जो ठीक भी हैं, अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं। इंडियंस हमें कहते रहते हैं, हम उनको कहते रहते हैं, फॉर ऑब्वियस रीजन। इंडियंस जो हैं वो दे आर वेरी मच इनटू द गेम। अब लोग इस नतीजे पहुंचेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंडिया ने एक न्यूक्लियर पावर होते हुए दूसरी न्यूक्लियर पावर पर हमला लिया, ये तो कभी किसी ने किया ही नहीं था। और इनको पता है कि भारत एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, आने वाले समय में थर्ड लार्जेस्ट बनेगा। उसका हुजम इतना बड़ा है, इट्स सो डिप्लोमेटिकली इंपॉर्टेंट, इट्स सो बिग इन अ सेंस। स्पेशली कनाडा को भारत की बहुत जरूरत है, ना बिनस्बत भारत को कनाडा की जरूरत। और वो उसकी वजह एक और भी है कि कनाडा के आज की तारीख में अमेरिका से अच्छे रिलेशन नहीं। इस वक्त ये जो हमें ईरान का मसला नजर आ रहा है, और हमेशा से ज़ाहिर है हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि कोई हमें नजरअंदाज कर नहीं सकता, और दुनिया को भी हमारी जरूरत वक्तन फवक्तन पड़ती रहती है। हमने अब उन मौके का इस्तेमाल किस तरह से किया, अपना मफाद पेश नजर रखा या किसी और का, वो एक अलग बहस है, कभी और कर लेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इजराइल ईरान युद्ध के बीच G7 कनाडा में पहुंचे पीएम मोदी का जलवा देख आज पाकिस्तान के साथ दुनिया हैरान है। एक और जहां इजराइल ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचकर पूरी दुनिया को हिला रखा है, तो वहीं भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की G7 कनाडा में मौजूदगी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारतीय पीएम G7 में कितनी महत्ता रखते हैं, इसका सीधा उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते ठीक न होने के बावजूद कनाडा को भारतीय पीएम को G7 के लिए आमंत्रित करना पड़ा। वहीं अब इजराइल ईरान जंग के बीच भारतीय पीएम का G7 में जाना पाकिस्तानी मीडिया को रास नहीं आ रहा है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, अब ईरान के साथ मुकम्मल तौर पर जो सपोर्ट है आउट इन द पब्लिक, वो मुझे लगता है करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को उसको बैलेंस करना पड़ेगा अपने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात से, जो इतना आसान नहीं होगा। फिर अमेरिका के साथ आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह बार बार पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, और भारत के मुकाबले में ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान उनको भी खफा नहीं कर, बिल्कुल वो तो शायद हमें मगर शायद जो मैं तो इससे हैरान हुआ हूँ कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान ने इतना सख्त स्टैंड जो है ईरान के हक में माजी में नहीं लिया, मगर जाहिर है रूस और चीन भी पीछे से रह के तो मदद करेंगे। शायद सामने आने का उनका कितना इम्कान है, अमेरिका तो डायरेक्टली आएगा, ऑलरेडी आ चुका हुआ है। और इनको पता है कि भारत एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, आने वाले समय में थर्ड लार्जेस्ट बनेगा। और भारत और कनाडा के इकोनॉमिक रिलेशन का बहुत महत्वपूर्ण है। कनाडा के ऊपर भी काफी टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, तो ऐसे में कनाडा चाहेगा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि कोल्ड स्टोरेज में चला गया था, वो दोबारा एक प्रकार स्टार्ट हो। और मुझे लगता है जो मार्क कार्ने हैं वो बहुत ही सेंसिबल हैं, फॉरवर्ड मूविंग है, और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया, और भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस इनविटेशन को माना। हमें यह भी समझना चाहिए कि 2019 के बाद जो भारत हरदम G7 में जाता रहा है एज ए स्पेशल इनवाइटी, और ये भी हमें समझना चाहिए कि ये G7 जो है ये पहले G8 होता था 2014 से पहले, और इसके अंदर रूस भी शामिल था। मगर जब से रूस ने क्रीमिया को हड़पा था 2014 में, उसके बाद ये G7 रह गया है। और जैसा मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो देश हैं वो हैं अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, और उसके बाद जर्मनी है, इटली है और जापान है। ये 7 देश इसके मेंबर हैं। और जो स्पेशल इन्विटीज इस बार आ रहे हैं वो आप देखें वो कंट्रीज हैं ज्यादातर जो कि बहुत अच्छे डेवलप कर रहे हैं, फास्ट डेवलपिंग कंट्री है। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, मेक्सिको भी आ रहा है, ब्राजील को भी इनवाइट किया, साउथ अफ्रीका को भी, साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है G7 में। भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत कोविड-19 से पहले भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था,
और आज भी वर्ल्ड का सबसे तेज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और एक फोर्थ लार्जेस्ट आज की तारीख में इकोनॉमी। इसलिए भारत का जाना बहुत जरूरी था। ये अच्छी बात हुई, मार्क कार्ने ने इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही विद लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी एक्सेप्टेड दैट इनविटेशन। हम हर वक्त अपने आप को, इस खित्ते को फॉर मैनी रीजन जो ठीक भी हैं, अपने आप को बुरा भला कहते रहते हैं। इंडियंस हमें कहते रहते हैं, हम उनको कहते रहते हैं, फॉर ऑब्वियस रीज़न, समझ आने वाली बात है। लेकिन हमें दो चार चीज़ों की अपनी बात दफ़ा ना अप्रिशिएट भी करना चाहिए, स्पेशली हालांकि इट्स ए ह्यूज ट्रेजिडी जो अनफोल्डिंग इन मतलब ईरान हो या खित्ते में हो, इसराइल में हो, जहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है, या इससे पहले गज़ा में हमने देखी इतने बड़े पैमाने पे डिज़ास्टर और मतलब बच्चे, औरतें, जिस तरह उनको मारा गया, बुचरिंग की गई है, वेरी सैड। लेकिन ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान और इंडिया की थोड़ी समझदारी देखें कि इन मुल्कों की जंग शुरू हुई, पहले तो उन्होंने एक दूसरे को इन्फॉर्म किया। इंडिया ने कहा जी हम आप पे अटैक कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, हम कुछ सिविलियंस, उनका क्लेम था कि हम कोई मिलिट्री टारगेट या सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे, हम जी टेररिस्टों को करेंगे, जो उनका नैरेटिव था। खैर उन्होंने किया, हमने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने फिर किया, हमने फिर किया, उनके जहाज़ गिराया, अड्डे शड्डे जो भी वो एवरीबॉडी नोज। अगर दुनिया के दो मुल्क हमारे पास चल के आ गए ना, हमने उनकी मान ली है। ट्रम्प साहब ने कह दिया चलो मान लीजिए, ट्रम्प साहब के कहने पे हम मान लेते हैं, इंडिया माने ना माने, लेकिन अभी तक उन्होंने ओपनली डिनाई तो नहीं किया ना, मोदी हुकूमत साहबा ने, उन्होंने नहीं कहा ना कि ट्रम्प साहब ने नहीं कहा, उन्होंने उनका नाम भी कभी तकरीर में नहीं लिया, नहीं जी हमने खुद किया। और वही वाली बात ही, पाकिस्तान ने हमसे रब्ता किया और हमारे DGMOs ने किया और हमने कर लिया, DG मतलब NSA वगैरह। भाई तुम अन्य चंगे होते तो जंग शुरू होने से, अगर इतने अच्छे होते आप दोनों बातचीत कर, लेकिन आपने जैसे भी किया आपस में बातचीत कर ली, मैं मान लिया, अभी आपने पाकिस्तान इंडिया ने खुद बात कर ली, चले ट्रम्प साहब हमने मान लेना, ये सबसे बड़ी अच्छाई थी। आपने एक दूसरे के उस तरीके के सिविलियंस नहीं मारे, दोनों के पास दुनिया के इससे बड़ा खतरनाक वेपन्स नहीं हो सकते जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के पास है, जिनको हम एटम बम कहते हैं, जिनका नाम लेते हुए बंदा डरता है, नाम नहीं लेना चाहिए। हमने किसी की मान ली, सुन ली, 3 दिन बाद 4 दिन बाद हम चुप करके अपने अपने घोड़े जाके हमने छांव पे बांध लिया और 16 सफाई हो गई, बातचीत शुरू हो गई, जो भी था। ये जो हमें वहां पे नजर आ रहा है, जो हमने समझदारी की, मैं कहता हूं अपने, हमने सिविलियंस नहीं मारे ना, इंडियंस ने हमारे आगे उस तरीके के मारे। मासिया पहले दिन जो वहां पे भावलपुर में और कोटली में, मुरीद के में जो उसमें बच्चे और औरतें हुई हैं, ऐसे पाकिस्तान ने किसी भी सिविलियन टारगेट पे इंडिया में अटैक नहीं किया। उन्होंने भी मिलिट्री बेसिस पे किए तो हमने भी मिलिट्री पे किया, उन्होंने एरियल अगर की तो हमने भी उनको जवाब, उनके जहाज गिरा के किया। अब ये समझदारी थी, विच इज ए विजडम, विच इज लोग इसको बुज़दिली बने। मतलब इंडिया में मुझे बाज़ हैरानी होती, लगे हुए हैं जी आपने सीज फायर क्यों की, सीज फायर क्यों की? भाई आपने, अगर आप मारते पाकिस्तान में तो पाकिस्तान भी मारता, इनके पास भी उतने ही बड़े खतरनाक हथियार हैं जितने आपके पास होंगे। सो दोनों मुल्कों ने समझदारी की, अपने सिविलियंस नहीं मारे, मुल्कों को तबाह नहीं किया। वो समझदारी हमें ये ईरान और इसराइल में नजर नहीं आ रही, और अपने अपने वो सिविलियन जो है ना अपने एक दूसरे को मार रहे हैं वहां। अब लोग इस नतीजे पहुंचेंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए। लेकिन ये मैसेज दुनिया को बड़ा बुरा जा रहा है, तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। 50 साल है, और देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है 1940s में, और उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है तो आप देखें कि कितने साल गुजर गए हैं, 80 साल तकरीबन गुजर होने को हैं। एक निज़ाम बना था जिसमें को रूल्स बेस्ड ऑर्डर वगैरह वगैरह कहा जाता था कि जी, वो सारा तबाह हो गया है इंडिया के और इजराइल के कॉन्डक्ट से। इंडिया ने एक न्यूक्लियर पावर होते हुए दूसरी न्यूक्लियर पावर पर हमला लिया, ये तो कभी किसी ने किया ही नहीं था।